नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। आपने देखा होगा आजकल परीक्षा कोई भी हो, मानचित्र पर आधारित प्रश्न सब में पूछे जा रहे हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो ऐसे में मैप बेस्ड क्वेश्चन की आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी, आप उतने बेहतर तरीके से नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अभ्यास करने की आवश्यकता है और करंट न्यूज से जो भी महत्वपूर्ण ऐसी जगहें हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकती है, उसे समझने की जरूरत है। तो एक एक करके शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। और पहला सवाल है यानी कि बीते हफ्ते का अभ्यास प्रश्न। सवाल देखिए, आर्मेनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र में स्थित एक भू आबद्ध देश है। दूसरा है, प्रसिद्ध सेवन झील यहीं स्थित है। और तीसरा कथन है, नखचिवन इसका एक स्वायत्त गणराज्य है। अब आपको बताना है कितने कथन इसमें से सही हैं। केवल एक कथन सही है या केवल दो कथन सही हैं, सभी तीन कथन सही हैं, या फिर कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें कि आर्मेनिया है कहां पे। तो देखिए, दुनिया के नक्शे पर आर्मेनिया हमें देखना है तो यहां देखना होगा। अब ये जगह कौन सी है, इसको जरा पास से देखिए। ये देखिए, कॉकेशस माउंटेन का एरिया है। इसके दक्षिण की तरफ आएंगे तो देखिए जॉर्जिया दिखाई देगा, आर्मेनिया दिखाई देगा, अजरबैजान दिखाई देगा, ईरान दिखाई देगा, तुर्की दिखाई देगा, और इनके बीच में जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्की के बीच में आर्मेनिया है। आप कॉकेशस क्षेत्र के दक्षिण में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र में स्थित एक भू आबद्ध देश है। अब आप ये भी देख लीजिए, किसी समुद्र से लगा हुआ आपको ये दिखाई नहीं देता है। अगर किसी भी समुद्र क्षेत्र से टच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भू आबद्ध देश है। तो इसका मतलब पहला वाला कथन तो सही है। दूसरा है, प्रसिद्ध सेवन झील यहीं स्थित है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक अलग नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है लेक सेवन। यहां पे है लेक सेवन और ये आर्मेनिया में ही है। तो दूसरा कथन सीधे सीधे सही हो गया, मैप में दिखाई दे रहा है। अब तीसरा देखें, नखचिवन इसका एक स्वायत्त गणराज्य है। क्या सच में ऐसा है? तो देखिए यहाँ पे नखचिवन इसका एक स्वायत्त गणराज्य है कि नहीं है, इसके लिए हमें मैप पे एक बार नजर डालनी होगी। अब इसको जरा पास से देखिए, इसमें समझ में नहीं आएगा। इस नक्शे में देखें तो ये आर्मेनिया है और यहाँ पे एक अलग कलर में आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अजरबैजान है। अब आपको लग रहा होगा अजरबैजान तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ अजरबैजान कैसे है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि अजरबैजान का स्वायत्त क्षेत्र है ये नखचिवन। तो देखने में एक बार के लिए अजरबैजान से दूर लगता है, लेकिन अजरबैजान का ही हिस्सा है, आर्मेनिया से लगा हुआ है, यानी कि आर्मेनिया क्षेत्र में ही यह दिखाई देता है। और जो नखचिवन है वह अजरबैजान का है, इसका मतलब आर्मेनिया का नहीं है। तो ऐसे में यह कथन किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक स्वायत्त गणराज्य किसका है? नखचिवन का नहीं है, यह है अजरबैजान का। ठीक है, सॉरी, समझ गए, नखचिवन आर्मेनिया का स्वायत्त राज्य नहीं है, किसका है? अजरबैजान का है। अब यहाँ पे अगर तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और कितने सही कथन पूछा है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों, यानी कि सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं, आज का पहला सवाल जो होने वाला है। और यह सवाल होने वाला है, एक जानकारी आपके सामने है। सबसे पहले चलिए सवाल शुरू करने के पहले ये जानकारी देख लेते हैं। दृष्टि की जितनी भी शाखाएं हैं, यानी कि करोल बाग सेंटर, प्रयागराज सेंटर, लखनऊ सेंटर, जयपुर सेंटर या फिर इंदौर सेंटर, इन सभी पर आपके लिए फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन प्रारंभ है। जो भी एडमिशन आप लेना चाहते हैं हिंदी माध्यम के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करोल बाग में भी सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम का बैच शुरू हो चुका है, एडमिशन शुरू है। इसके अलावा प्रयागराज में भी 3 अक्टूबर से बैच नया शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू है। जयपुर में भी आईएसजीएस फाउंडेशन के लिए 7 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू है। लखनऊ में भी 18 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है और एडमिशन शुरू है। और उसके अलावा आप देखें तो इंदौर में भी आईएसजीएस फाउंडेशन का बैच शुरू है, एडमिशन शुरू है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, सेंटर में जाके जो जानकारी चाहिए ले सकते हैं, या फिर एक नंबर आपको मैं बताता हूं, 8750187501। इस नंबर पर आप सीधे सीधे कॉल करके दृष्टि आईएएस के किसी भी बैच के बारे में जो भी जानकारी चाहिए ले सकते हैं। आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखिए, सितंबर 2024 में आए तूफान यागी ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों को प्रभावित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह इस तूफान से प्रभावित हुआ? ए म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सी म्यांमार, वियतनाम, लाओस और डी थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। अब यहाँ पे जवाब क्या होगा उसके लिए हमें देखना होगा यागी जो है, हमें पता रहे क्या है। यागी तूफान
कुछ दिनों पहले आया था, हमने चैनल पर चर्चा भी की थी इसके बारे में, आपको बताया भी था। और दक्षिण पूर्व एशिया में इसने अपना प्रभाव दिखाया था बहुत सारे देशों में। तो दक्षिण पूर्व एशिया के ही देश हमें ये दिखाई देते हैं सामान्यतः, लेकिन प्रभाव कहाँ हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप देखें तो वियतनाम में, लाओस में, म्यांमार में इसका प्रभाव दिखाई देता है। चीन की तरफ भी दिखाई देता है, थाईलैंड की तरफ भी दिखाई देता है, लेकिन जो मुख्य रूप से देखें तो ये वियतनाम, लाओस और म्यांमार है। तो यहाँ पे वियतनाम, लाओस और म्यांमार हमें कहाँ दिखाई देते हैं, एक बार देख लीजिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरू, बोलीविया और कोलंबिया 5-5 देशों से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। मतलब कि ये तीनों ही देश अलग अलग 5-5 देशों से सीमा साझा करते हैं। इन सब के लिए जो साझेदार देश हैं सीमा में 5-5 हैं, वो हम काउंट करके देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि पेरू से फ्रेंच गुयाना तक स्थल मार्ग से जाने के लिए कम से कम 2 देशों से गुजरना पड़ेगा। क्या 2 देशों से गुजरना पड़ेगा, या एक देश से गुजरना पड़ेगा, या 2 से ज्यादा देश से गुजरना पड़ेगा, ये हम अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है कि इसमें से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां मैप में देखिए, सबसे पहले ये दक्षिण अमेरिका का मैप आपके सामने है। अब यहां पे 3 देशों के जो नाम लिए गए हैं, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पेरू के देखिए, ये पेरू है, इसकी सीमा इक्वाडोर से बनती हुई दिखाई दे रही है, कोलंबिया से भी बन रही है, उसके बाद ब्राजील से भी बन रही है, बोलीविया से भी बन रही है और चिली से भी बन रही है। 5 देश हो गए। अब उसके बाद अगला देश देखिए, बोलीविया। बोलीविया के लिए भी हम चलिए एक एक से शुरू करते हैं। तो बोलीविया के लिए देखिए, सबसे पहले यहां से देखिए चिली, पेरू, ब्राजील, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं पराग्वे और अर्जेंटीना। तो 5 देश हो गए। अब उसके बाद फिर से देखिए तीसरा देश कोलंबिया। कोलंबिया देखिए आप सबसे पहले, तो यहां पर आपको दिखाई देंगे, इस तरफ से देखते हैं वेनेजुएला, फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, वेनेजुएला के बाद हम गए ब्राजील, ब्राजील के बाद हम आगे देखें तो पेरू, पेरू के बाद गए तो इक्वाडोर। 4 ही हुए। एक और है मध्य अमेरिका में पनामा है, ये क्षेत्र में, वो भी इसके साथ लगा हुआ है। तो ये हो गए 5। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों देश 5 देशों से स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा, पेरू से फ्रेंच गुयाना तक अब जाना है, देखते हैं कितने देश रास्ते में पड़ते हैं। अब ये देखिए, ये है पेरू और ये है फ्रेंच गुयाना। अगर हम बीच में, ये ब्राजील है, यहां से अगर ऐसे चले जाएं तो हमें तो एक ही देश पड़ा बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है, एक से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम जो 2 लिखा है, यहाँ पे कम से कम 1 होता तब मामला सही रहता। तो ऐसे हम क्या कहेंगे, कितने कथन इसमें सही है, केवल 1। यहाँ पे ए हमारा सही जवाब हो गया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सूडान का दारफुर क्षेत्र, जो वर्तमान में रैपिड सपोर्ट फोर्स की हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना कर रहा है, की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ लगती है। पहले तो पता रहे कि सूडान है कहां पे, अफ्रीका में है। अब यहां पे अफ्रीका में है, तो सीधी सी बात है, जो दारफुर क्षेत्र है सूडान का, ये अफ्रीका में ही है, उसी महाद्वीप में है। और यहां पर एक है रैपिड सपोर्ट फोर्स, उसकी हिंसा हो रही है। अब ये रैपिड सपोर्ट फोर्स सूडान की है, लेकिन उसकी वजह से, हिंसा होने की वजह से कई लोगों का विस्थापन भी वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में है। अब यहाँ पे हमें यह जानना है, ये नीचे देश जो दिए गए हैं, कि किसकी किसकी सीमा, किन किन देशों की सीमा सूडान के साथ लगती है। तो हम पहले देखें सूडान है कहां पे। देखिए ये सूडान है और ये सूडान का दारफुर क्षेत्र, ये सूडान के अंतर्गत ही है। अब हमें देखना है किसकी किसके साथ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि किन किन देशों के साथ सीमा लगती है, सूडान का दारफुर क्षेत्र। तो किसका, दारफुर क्षेत्र के संदर्भ में बोल रहा है। ठीक है, हमें दारफुर के संदर्भ में अब देखना है। तो देखिए लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, CAR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और साउथ सूडान, ये 4 तो हमें सीधे सीधे दिखाई देते हैं जो दारफुर क्षेत्र से हैं। इसके अलावा देखिए इजिप्ट भी है, इसके अलावा हम देखें तो इरिट्रिया भी है, इथियोपिया भी है, लेकिन हमें दारफुर के संदर्भ में देखना है। तो अब यहां पे देखें, मिस्र, लीबिया, चाड, मिस्र आ गया, जबकि मिस्र कहां है,
मिस्र तो यहाँ पे है, ये दारफुर क्षेत्र से नहीं लग रहा है, तो ये छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और लीबिया। अब यहाँ पे देखिए चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR और लीबिया, तो ये तीनों तो मिल गए, तो जवाब तो हमें मिल गया है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए, हाल के हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने वाले हवाई हमलों के जवाब में निम्नलिखित में से कौन सा शहर लेबनान की दक्षिणी सीमा के पास गोलन हाइट्स के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से प्रभावित हुआ है? अब देखिए मामला क्या है। दरअसल अभी हाल ही में हमने खबरों में सुना कि बहुत सारे पेजर या तो वॉकी टॉकीज या तो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लेबनान में एक साथ फट गए और उसमें अलग अलग तरह की बातें सामने आई। कई लोगों का कहना था कि उसमें मोसाद जो खुफिया संगठन है इजराइल का, उसके माध्यम से ये ऐसी कुछ चीजें उस मशीन में डाल दी गई थी कि एक साथ वो ब्लास्ट कई महीनों बाद फिर हुए। तो ऐसी स्थिति में इनका संघर्ष जो है, जो लेबनान के साथ इजराइल का संघर्ष दिखाई देता है, उसमें लेबनान का एक संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है, जो हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ही लेबनान में इजराइल के द्वारा अमूमन जो हमले कराए जाते हैं, जो खबरों में बात सामने जाहिर होती है, तो उसकी वजह से एक शहर है रणनीतिक रूप से काफी प्रभावित हुआ है, लेबनान का है। वो कौन सा है वही हमें जानना है। त्रिपोली, बालबेक, टायर और सिदोन। तो यहाँ पे देखिए ये है टायर। अब ये देखिए तो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, लेबनान के दक्षिण में है, ये पूरा लेबनान का क्षेत्र है। और यह देखिए तो यह इजराइल का क्षेत्र है। तो राजनीतिक रूप से ये काफी प्रभावित हो रहा है। अब उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। ब्राजील में चल रही जंगल की आग और अमेजन बेसिन में बढ़ती वनों की कटाई से किस प्रमुख नदी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बाढ़ और सूखे की घटनाएं और भी गंभीर हो गई हैं? अब देखिए ब्राजील की बात कर रहा है और ब्राजील में जंगल की आग और अमेजन बेसिन में बढ़ती वनों की कटाई, और उसमें पूछता है नदी कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए वो कौन सी नदी है। सही जवाब क्या होगा? ओरिनोको, अमेजन, पराना या रियो? सही जवाब है बी, अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र इसी का है, नदी बेसिन है इसका, और बहुत बड़ी नदी है। अब इसका प्रवाह कई देशों में देख सकते हैं। इक्वाडोर से इसका प्रवाह शुरू होता है और उसके बाद कई देशों से होते हुए फिर यह महासागर में, अटलांटिक ओशन में चला जाता है। तो आप देखें अगर, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सिर्फ एक देश या एक जगह की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन की बात हो रही है। और देखिए जा कहाँ रहा है? अटलांटिक ओशन में। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि अमेजन नदी कहाँ जाती है? अटलांटिक ओशन में जाती है। कहाँ से निकल रही है? इक्वाडोर से निकल रही है। चलिए ठीक है, अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तूफान बोरिस ने डेन्यूब नदी के किनारे गंभीर बाढ़ का कारण बना। तूफान बोरिस ने डेन्यूब नदी के किनारे गंभीर बाढ़ का कारण बना, जो कई यूरोपीय राजधानी से होकर बहती है। थोड़ी सी बात सही नहीं लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि तूफान बोरिस की वजह से डेन्यूब नदी बाढ़ का कारण बनी है, जिसकी वजह से वह कई यूरोपीय राजधानी मतलब यूरोप के कई देशों की राजधानी है, वहां से प्रवाहित होती है। और राजधानियों की पहचान करें जो सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं, किसकी वजह से? तूफान बोरिस की वजह से। डेन्यूब नदी किन देशों की राजधानी के किनारे से निकलती है और वो राजधानियां प्रभावित हुई हैं, उनकी हमें पहचान करनी है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, पहले से ही देखते हैं। अब देखिए हमें पहले पता होना चाहिए कि यह जो डेन्यूब नदी है, यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह जाती कहाँ पे है? आप देखिए तो यह पहुंच रही है ब्लैक सी में, और कई देशों की राजधानियों में यह होती है। तो सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहां से निकली है डेन्यूब नदी। देखिए बहुत पीछे से निकल रही है, ठीक है, जर्मनी के पास से। अब यहां से देखिए वियना, फिर ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, फिर उसके बाद ब्रातिस्लावा, ये स्लोवाकिया की राजधानी है, फिर उसके बाद यह गई बुडापेस्ट, यह हंगरी की राजधानी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बेलग्रेड, यह सर्बिया की राजधानी है। फिर उसके बाद यह आगे और बढ़ती है। तो यहाँ पे चार ऐसे नाम, वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलाग्रेड। तो अब यहाँ पे ये नाम हमें कहाँ दिखाई दे? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड शुरू में ही दिख गए, ये हमें नहीं मिले, ठीक है, लेकिन ये तीन मिले हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ए होगा, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सितंबर 2024 में हैती में बढ़ती हिंसा और गिरोहों द्वारा प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ।
उस भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करें जहां मानवीय संकट सबसे गंभीर है। कहां की बात हो रही है? हैती की। हैती कहां पे है? कैरेबियाई क्षेत्र में है। कैरेबियाई क्षेत्र में भी क्षेत्रों के अलग अलग नाम है, अभी हम उसको देखते हैं। पहले ऑप्शन देखें, पोर्ट आ प्रिंस, लेस काइस, कैप हैतियन और उसके अलावा डी है गोनाइव। सही जवाब हमें जानने के लिए पहले देखना होगा हैती कहां पे है। तो दुनिया के नक्शे पर हम इस कैरेबियाई क्षेत्र की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, और थोड़ा सा पास से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा हिस्पैनियोला आइलैंड है। और हिस्पैनियोला आइलैंड में दो प्रमुख जो देश हैं, एक तरफ पश्चिम की तरफ है हैती, हिस्पैनियोला आइलैंड पश्चिम की तरफ हैती, और पूर्व की तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक। ये तो एक आइलैंड है, लेकिन अगर हम कैरिबियाई क्षेत्र में देखें तो ये जो बड़े आइलैंड्स हैं, प्लूटो रिको है, जमाइका है, ये सब क्या है? ये ग्रेटर एंटलीज हैं। और यहाँ पे ये जो छोटे 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 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये लेसर एंटलीज हैं। तो ग्रेटर एंटलीज में भी हिस्पैनियोला आइलैंड में हैती है, और हैती में जिस क्षेत्र की बात हो रही है, जिसके बारे में यह सवाल में कहा गया है कि यहां पर क्या हो रहा है, हिंसा बढ़ रही है, वह कौन सा क्षेत्र है? और कुछ गिरोहों के द्वारा हिंसा यहाँ पे जो बढ़ रही है वह क्षेत्र है पोर्ट ओ प्रिंस। तो अलग अलग नाम से इसका नाम मिल जाता है, पोर्टा प्रिंस मिल जाता है, पोर्ट ओ प्रिंस मिल जाता है। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इजराइल हिजबुल्लाह तनाव के चलते लेबनान में लिटानी नदी का भू राजनीतिक महत्व फिर से चर्चा में आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस नदी के महत्व के बारे में सबसे सही है? सबसे सही जो कथन लगता है वो हमें बताना है। यह दक्षिणी लेबनान के लिए एक प्राथमिक जल स्रोत है। आइए देखते हैं इसको एक बार। अब देखिए, ये वो नदी है लिटानी नदी। अगर हम इस पूरे लेबनान को दो हिस्सों में उत्तर और दक्षिण में बांटें लगभग यहां से, तो देखें तो मुख्य रूप से दक्षिण में दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बात ठीक तो लगती है, लेकिन आगे की बातें देख लेते हैं। यह नदी लेबनान और इजराइल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या सच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? अब आप देखिए, लिटानी नदी तो यहाँ है और सीमा तो यहाँ है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है। तो ये बात तो सही नहीं है। यह सीधे तौर पर बेरूत और दशमिक को पानी उपलब्ध कराती है। क्या ऐसा है सीधे तौर पर बेरूत और दशमिक को? तो सबसे पहले देखिए, बेरूत तो यहाँ पे है, काफी दूर है, सीधे तौर पर तो नहीं। क्या दशमिक को? तो दशमिक देखिए वहां लेबनान में ही नहीं, दशमिक जो है सीरिया में है, लेबनान से बाहर है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं लगता। फिर उसके बाद यह उत्तरी इजराइल के लिए जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब इजराइल की बात कहां से आ गई? ये है तो लेबनान में ना, तो उत्तरी इजराइल में जल विद्युत ऊर्जा यह क्यों देगा? तो यह स्टेटमेंट भी सही नहीं लगता। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाता है? पहला वाला ही। दक्षिणी लेबनान के लिए प्राथमिक जल स्रोत है लिटानी नदी लेबनान में। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित द्वीपीय देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना है। निम्नलिखित द्वीपीय देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करने में क्रम में पहला है सेशेल्स, दूसरा है मालदीव, तीसरा है मॉरिशस और चौथा है कोमोरोस। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे है, कथन की जगह कूट बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 2 4 3, सी में है 2 1 3 4 और डी में है 2 1 4 3। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।